नमस्कार दोस्तों का स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। CSIR SO ASO के लिए पेपर 1 और पेपर 2 होना है। पेपर 1 कल मैंने वीडियो बनाया था, पेपर 2 मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस से है। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। ये CSIR SO ASO एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और इस एग्ज़ाम के अलावा जो भी MBA वगैरह एग्ज़ाम होता है जिसमें मैनेजमेंट पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा आज का वीडियो। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस? इसमें से कौन सा मैनेजमेंट प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है, ये बताना है आपको। मैनेजमेंट प्रोसेस में एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको जानिए POSDCL। ये मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट है। P4 होता है प्लानिंग, O4 होता है ऑर्गेनाइजिंग, S4 होता है स्टाफिंग, D4 होता है डायरेक्टिंग, C4 होता है कंट्रोलिंग। बट ये प्राइसिंग में कुछ की पॉइंट्स है मैनेजमेंट प्रोसेस के, उसको जान लीजिए। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस और वो मैंने अभी बताया आपको। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। इस डायग्राम में क्लियर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट कैसे काम करता है। सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर उसका ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग करते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होता है। इसको और आगे विस्तार से हम लोग देखेंगे, एक एक करके एक एक का डेफिनेशन जानेंगे कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है एंड कंट्रोलिंग क्या होता है। हम लोग शुरुआत करते हैं प्लानिंग से। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स लिए गए हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इसमें नहीं मिलेगा। एकदम जो सिलेबस में है वो सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप इसे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कंटेंट मिला। प्लानिंग का डेफिनेशन है मैनेजर्स डिजाइन अ प्लान ऑफ एक्शन टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज। ओके, कहने का अर्थ है कि मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होता है, कुछ मिशन होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, अपना उसका एक गोल होता है कि मैं ये इस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया हूँ, मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पेन बनाती है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इसका मेन उद्देश्य है पेन का प्रोडक्शन करना और इसको सेल करना। अब इसके लिए जितनी भी सारे प्रोसेस से ये गुजरेंगी उसको प्लानिंग कहते हैं। और पेन बनाने के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा प्लानिंग। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि यहाँ पे मैनेजर्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है और एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही प्लान बनाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट मेक्स स्ट्रेटेजिक चॉइसेस टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ द बिजनेस थ्रू आउट द प्लानिंग फेजेस। एक मैनेजर जो होता है वो और एक प्रबंधन जो होता है वो एक स्ट्रेटेजिक चॉइस मतलब रणनीतिक विकल्प बनाता है और वो व्यवसाय जो बिजनेस है उसका दिशा निर्धारित करता है, उसका जो है डायरेक्शन उसको डिटरमाइन करता है वो कि ये बिजनेस किस दिशा में जाएगा। वो सारा प्रबंधन के हाथ में ही होता है। वैसे प्लानिंग के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट है कि एक प्लानिंग के लिए किन किन एलिमेंट्स का होना जरूरी है उसको जानिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के बाद हमें क्या करना होता है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर क्या होता है कि जैसे ही इम्प्लीमेंट होता है तो वो काम जो भी कर रहा है, अब मैंने प्लान बनाया कि 10 लेबर को, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10 लेबर को पेन बनाना है। पेन बनाने का काम हमने 10 लेबर को दिया कि ये 10 लेबर एक महीने में 300 पेन का उत्पादन करेंगे। तो ये हमारा प्लान था कि हमारे 10 लेबर है वो एक महीने में 300 पेन बनाएंगे। ये लेबर ठीक ठाक हमारे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका मॉनिटरिंग किया जाता है। ओके, हमने बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करवाया लेबर के थ्रू और इस इम्प्लीमेंटेशन का एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम है मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग करना। तो सेकेंड स्टेज क्या हो जाता है, मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान। उसके बाद क्या होता है
कि एक महीना जैसे ही बीतता है तो मान लीजिए कि 300 टारगेट था, 250 ही पेन बना, तो इस यहाँ पर आकर हमें इवेल्यूशन करना होता है परफॉर्मेंस का। इवेल्यूशन और परफॉर्मेंस बोलते हैं उसको, कि आखिर क्या कमी रह गई, या फिर जो हम आखिर क्या कमी रह गई जिसके कारण हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया। कहीं कहीं ये होता है कि हमने 300 टारगेट दिया और वहां पे 350 का प्रोडक्शन हो गया, तो हम उसका भी इवैल्यूएशन करते हैं। कम या जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसका वहां पे इवैल्यूएशन करते हैं परफॉर्मेंस का, फिर उसके दोबारा से अब सेट करते हैं एक गोल और उसको रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास डेटा आता है कि हमारा जो इवैल्यूएशन था उसके बाद जो हमने रिवाइज किया फिर हमें क्या आउटपुट मिला, उस डेटा को गैदर करते हैं, फिर डेटा का एनालिसिस होता है और फिर ये चक्र चलता ही रहता है, हम आखिरी में अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में इस चीज को एक ग्राफ के माध्यम से समझा पाया आपको। आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमने प्लानिंग को अच्छे से समझा, अब समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग को। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग ये मेन गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। प्लानिंग स्टेज जो होता है उसमें निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसाधन को आवंटित किया जाता है और व्यक्तियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, वही ऑर्गेनाइजिंग है। हमने पहला फेज पढ़ा था प्लानिंग, और प्लानिंग में हमने दिखाया था कि हमें क्या करना होता है, कि प्लान करना होता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है, मॉनिटरिंग होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, संसाधन तो देना पड़ेगा ना। मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेन बनाती है, तो इसको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ये सारी चीजें क्या हैं? ऑर्गेनाइजिंग है। यहाँ पे बोला भी गया है, द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव सेट इन प्लानिंग स्टेज। जिस तरह प्लानिंग कर रहे होते हैं उसी के ठीक बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करना होता है। आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि हमें कुछ टर्म होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के, उस आधार पे काम करना होता है, और वो हमने बताया था पोस्ट, POSDC। किसी भी मैनेजमेंट में ये जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है कंट्रोलिंग होता है, हमें कंट्रोल करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ये सारे प्रोसेस है, पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर उसका जो है डायरेक्टिंग करेंगे, फिर लीडिंग होगा, फिर उसका कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग में दो चीजों को हमेशा याद रखना है, क्या कि प्लानिंग के बाद जो ऑर्गेनाइजिंग होगा उसमें हमें रिसोर्सेज देना है, रिसोर्सेज और जिम्मेदारियां फिक्स करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिस भी कर्मचारी को जो वर्क दिया गया है, जो असाइन किया गया है, वो उसे करना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। यहाँ पे रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के दिखाए गए हैं। पहला बताया जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने पहले बताया है कि आप जो काम शुरू करेंगे वहां पे जो काम होगा, काम को डिवाइड किया जाएगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एग्जांपल हम पेन का ही लेके चलते हैं। पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें मैंने बताया कि पेन बनती है, लेकिन पेन बनने के लिए कई सारे इसमें मटेरियल्स लगेंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। इसमें डिपार्टमेंट होगा, कुछ जो होगा ट्रेडिंग करता होगा, कुछ मार्केटिंग का होगा डिपार्टमेंट, कुछ फाइनेंस का होगा, ओके, कुछ फिनिश गुड बनने के बाद जो स्टॉक वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा। तो यहाँ पे वर्क का जो डिवीजन है वो पहले किया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद क्या किया जाता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। थर्ड किया जाता है असाइनिंग ड्यूटीज। ये सब हमने बताया है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, ड्यूटी असाइन किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? डेलीगेटिंग अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज। फिर आता है फिफ्थ स्टेज डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स, एंड सिक्स्थ आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। आगे हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग, द मैनेजरियल टास्क ऑफ हायरिंग, चूजिंग, डेवलपिंग, प्रमोटिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉइज इज नॉन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग में सबसे जो मेन काम होता है वो होता है रिक्रूटमेंट का। ये याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट का ये मेन वर्क होता है। और यहाँ पे जो कर्मचारियों को हायर किया जाता है, चुना जाता है, उसके बाद उनके डेवलपमेंट, उनका ट्रेनिंग, उनका कंपनसेशन इत्यादि को जो मैनेज करते हैं उसी को स्टाफिंग कहा जाता है। The process of hiring and training the necessary employee to fill the various position in the business is referred as staffing.
और दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्यवसाय में विभिन्न पदों को भरने के लिए जो आवश्यक कर्मचारियों को काम पर रखने और उसे ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया है वह स्टाफिंग कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे? अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसका प्रोसेस समझिए। प्रोसेस रिक्रूटमेंट से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उससे पहले हम प्लानिंग से ही शुरू करेंगे। मैन पावर प्लानिंग। प्लानिंग हर जगह इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये हर जगह इन्वॉल्व होगा, क्योंकि स्टाफिंग थर्ड एलिमेंट है मैनेजमेंट का। तो दो एलिमेंट पहले ही हो जाएगा। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, स्टाफिंग की बात करेंगे, तो हमें मैन पावर की प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आना होगा, फिर रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन करेंगे, ये प्रोसेस है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर उसका प्लेसमेंट होगा, ओरिएंटेशन होगा, ट्रेनिंग होगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, फिर प्रमोशन होगा। जब रिक्रूट हो जाएगा, अच्छा काम करेगा, उसका प्रमोशन होगा। प्रमोशन अगर होता है तो हमारे कई ब्रांचेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें ट्रांसफर भी होता है, एम्प्लॉय का ट्रांसफर किया जाता है। और इन सब चीजों को करने के बाद इवैल्यूएशन होता है, जिसको अप्राइजल बोलते हैं, ईयरली, मंथली या हाफ ईयरली परफॉर्मेंस अप्राइजल, उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं स्टाफिंग के। क्लियर है? तो याद रखना है। हो सकता है कि क्वेश्चन बने जब इसमें से किसी एक एलिमेंट्स को गायब कर दे या पूछ ले, सीक्वेंस पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। स्टाफिंग का डेफिनेशंस भी आपको याद रखना है, इसका प्रोसेस याद रखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। करते हैं लीडिंग की। लीडिंग वर्ड जो है ना, ये लीडरशिप से आपको मिलता जुलता दिख रहा होगा। यहाँ पे नेतृत्व की बात हो जाती है, लीडरशिप करने की बात हो जाती है। इट मीन्स इंस्पायरिंग टीम मेंबर्स एंड सेफ बिहेवियर टू अकॉम्प्लिश कॉर्पोरेट गोल्स। Leading focuses on managing people such as individual, employees, team and groups. लीडिंग जो होता है वो टीम के मेंबर को इंस्पायर और मोटिवेट करने का काम होता है लीडिंग में। और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए लीडिंग कर्मचारियों एवं समूहों इत्यादि को मैनेज करने की कला है। और लीडिंग पे ये केंद्रित होती है सारी चीजें। ओके, यहाँ पे हमने डायग्राम से बताया भी है कि लीडरशिप में क्या करते हैं, पीपल को इंस्पायर करते हैं, अपना विजन शेयर किया जाता है। फिर ये लीडरशिप के थ्रू, मानिए कोई वर्क हम कर रहे हैं और उस काम में हमें तेजी नहीं देखने को मिल रहा है, वहां पे क्या होगा कि कोई एक बंदा पूरे समूह को लीड करेगा, उसका नेतृत्व करेगा, और फिर जिस गति से वो चल रहा था उसमें चेंज ला देगा। उसी को बोलते हैं लीड करना, चेंज लाना। और जो चीज है, जो एम्प्लॉई है, उसको एम्पावर भी करता है, उससे मोटिवेट भी करता है। तो ऑटोमेटिकली जो है एक चेंज लाने के लिए लीडिंग का उपयोग किया जाता है। कंट्रोलिंग, अंत में मैंने बताया था ना कि जो हमारा ये एलिमेंट्स है वो POSDLC, इसका सबसे लास्ट एलिमेंट है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के 5 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं, प्रोसेस बताए गए हैं कंट्रोलिंग के, कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने के लिए। एक अच्छा मैनेजर, अच्छा मैनेजमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, ये डिफाइन किया गया है। स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एक टूल्स है, एलिमेंट्स है, इसका उपयोग करते हैं। फिर फाइंडिंग आउट डेविएशन है, फिर करेक्शन ऑफ डेविएशन है, फिर अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस है। इस एलिमेंट का उपयोग करके हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप करता है। डेफिनेशन है यहाँ पे, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग हाउ द प्लान इज बीइंग कैरिड आउट एंड मेकिंग चेंजेस एज नेसेसरी टू गारंटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज मेट। कहने का अर्थ यह है कि यह एक जो कंट्रोलिंग है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है। प्लान को एग्जीक्यूट सही तरीके से करने के लिए कंट्रोलिंग आवश्यक है। It is defined as the framework within which managerial and operational tasks are performed. Identify it. अब नीचे जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क को परफॉर्म करता है, उसको चिन्हित करें। अब इसको बनाने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। अगर आपका बैकग्राउंड मैनेजमेंट है, आपने MBA किया है, तो आप तो अच्छे से बना देंगे। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नॉन मैनेजमेंट है, आप नॉन MBA हैं, देन आपको एक एक डेफिनेशंस को जानना अनिवार्य है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बट मैं आपको सभी का डेफिनेशंस बताता हूं, सभी का यहाँ पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहली बात करते हैं, इसका जो आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों है? देखिए,
इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे संचालित होती है उसके सिस्टम की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और यह ऑर्गेनाइजेशन के भीतर विभिन्न विभागों, उसके कार्यों और जो उसमें एम्प्लॉई काम कर रहे होते हैं उनके पदों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है और कम्युनिकेशन, डिसीजन लेने के पैटर्न इत्यादि को ये स्थापित करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका ये काम है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो इसके कई अलग अलग रूप हो सकते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड दूसरा है नेटवर्क स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कई कारकों पर निर्भर करता है। ऑर्गेनाइजेशन के आकार, मतलब उसके साइज, उसके कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताएं, संचालन की प्रकृति, उसके कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, इन सब चीजों पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर निर्भर करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कार्य को कैसे विभाजित किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में अधिकारों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सब निर्णय लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एफिशिएंसी, क्लैरिटी ऑफ रोल, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस को सुधार सकती है आपको। हालांकि हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, आगे आप देख सकते हैं, इसके की पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। जो चीज मैंने बताया उसी को डिफाइन किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फॉर्मल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डिटरमाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, functions and positions within the organization and establishes the patterns of communication and decision making। बताया आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन टेक मेनी डिफरेंट फॉर्म्स सच एज फंक्शनल स्ट्रक्चर और नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये दो स्ट्रक्चर की बात हमने की थी, वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी of the organization, the nature of its operations and the organization culture। इसको भी हमने बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, उसके साइज पे, ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे, ऑर्गेनाइजेशन में उत्पन्न जटिलताओं पे, उनकी प्रकृति पे, संचालन का जो उनका ऑपरेशन का जो नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पे भी डिपेंड करता है। ओके, The organizational structure is important because it determines how work is divided and coordinated within the organization, how authority is distributed, and how decisions are made. A well-designed organizational structure can improve efficiency, clarity, or role and responsibilities, and overall performances. आपने डेफिनेशन देख लिया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया है। अब बच गया है टॉपिक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके इसको देखते हैं। बात ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हो रही थी तो इसको दो भागों में बांटा गया है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको भी जानेंगे। ये जो डायग्राम है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें चीजें जो होती है ना व्यवस्थित होती हैं, वहां पे हर चीज डिफाइंड होता है। जैसे इसमें आपको देखने को मिला है सबसे टॉप पे बीओडी होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, फिर उनके नीचे सीईओ काम करेंगे और इनके नीचे डिपार्टमेंट्स होंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, और फिर इसके अंदर कई सारे सब डिपार्टमेंट्स होंगे, वर्क्स होंगे, एलोकेट किए होंगे और ये सब जो होंगे डिवाइडेड होंगे अपने अपने पार्ट्स में। जैसे फाइनेंस को ही देख लीजिए तो ये दो पार्ट में है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये दोनों रिपोर्ट करेंगे फाइनेंस को, फाइनेंस करेंगे सीईओ को, सीईओ करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये एक फॉर्मल बनाया हुआ डायग्राम है, निर्धारित है, सिस्टमेटिक ढंग से है, इसको बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का। एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। अब इनफॉर्मल से ही पता चल जाता है कि ये अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं रहता है। प्रेसिडेंट है और उनके नीचे 3 वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब देखिए प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इनका बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अब देख लीजिए मैनेजर ए से लेकर एस तक यहाँ पर बना हुआ है और ये सभी किसी को भी डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो गलत है ना। रिपोर्टिंग अथॉरिटी में कन्फ्लिक्शन होगा,
अब एक एम्प्लॉय के 2 बॉस हो जाएं, 3 बॉस हो जाएं, 4 बॉस हो जाएं, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। और यहाँ पे चीजें तो आसानी से क्लियर होती हैं। देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों हैं। एडवांटेज यह है कि यहाँ पे नीचे वाला जो लेवल है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाता है अपर लेवल को, जिनसे काम है डायरेक्ट उनसे मिल लेगा और काम खत्म कर देगा, तुरंत हो जाएगा। लेकिन जो एक सिस्टमेटिक वे है वो नहीं होता है। यहाँ पे हो सकता है कि अब कन्फ्लिक्ट हो जाए लोगों के बीच, यहाँ पे रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बीच, तो चीजें आसान होने के बजाय और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो ये डिफाइन नहीं है यहाँ पे चीजें कि क्या प्रोसेस होगा, कौन किसका अथॉरिटी होगा और कैसे काम किया जाएगा। जो अनडिफाइंड मैनर में है इसे ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कई लेवल पे मैनेजमेंट काम करते हैं। लेवल जो होता है इसमें 3 होता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। 3 लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। क्योंकि हम लोग उस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं इसलिए इतना डेप्थ में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, टॉप लेवल का जो होता है इनका काम होता है स्ट्रेटजी का, ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। मिडिल लेवल पे ये टैक्टिक्स का काम होता है इनका, और लोअर लेवल पे जो लो लेवल पे होते हैं उनका ऑपरेशंस का काम होता है। लो लेवल में कौन कौन आते हैं एक मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे लिखा है लो लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट्स। ये सारे लो लेवल ऑपरेशंस के लेवल्स में आते हैं। मिडिल लेवल में बोला गया है कि मैनेजर्स आते हैं और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, ये मिडिल लेवल के हो गए। टॉप लेवल की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स आते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, और इनका काम है स्ट्रेटजी का। ये स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं। टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है। आपने जान लिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। और उसमें कौन कौन, और उसमें जो हायरार्की है उसको भी मैंने बताया है इसमें कि कौन कौन किस लेवल में आते हैं, उनको डेजिग्नेशन वाइज यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। बात स्पैन ऑफ कंट्रोल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हो रही थी, जो कि आपके ऑप्शन में था। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे इतना सारा डेफिनेशंस डिस्कस किया। 2 ऑप्शन और था, स्पैन ऑफ कंट्रोल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसका वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है उन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है। सबऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं आपको पता है ना? अधीनस्थ को, यानी कि जो आपका सुपीरियर है उसके नीचे जो काम करता है। तो ये सुपीरियर हो गया और इसके नीचे जो अधीनस्थ हो गया उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। अगर मान लीजिए सेक्शन ऑफिसर है, आपके नीचे यूडीसी काम करता है, तो सेक्शन ऑफिसर के नीचे जो यूडीसी है वो सेक्शन ऑफिसर का सबऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे बोला गया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल उन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को रेफर करता है जो सीधे मैनेजर और सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है। एक नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में भी चर्चा किया गया है। स्पैन के 2 पार्ट्स हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल में 2 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स हैं, एक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और दूसरा होता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशंस, यहाँ देख लीजिए। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसी के 2 भाग हैं। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर के पास एक छोटी संख्या में, यानी कि एक छोटा सबऑर्डिनेट होता है। ओके। और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि इनके पास जो सुपरवाइजरी लेवल पे मैनेजर या सेक्शन ऑफिसर्स बैठे हैं, उनके पास जो सबऑर्डिनेट की संख्या होती है वो अधिक होती है, उनको बोलते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। और छोटी संख्या जिनके पास होती है उनको बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन का मतलब होता है दायरा, है ना। नैरो का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, नेगेटिव सेंस में आता है। तो वाइड मतलब विरहद हो गया, विस्तार, मतलब जिसके पास अधिक होगा उसको बोलते हैं वाइड स्पैन। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्लोजर सुपरविजन की अनुमति देता है, जबकि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल सबऑर्डिनेट को अधिक ऑटोनॉमी और स्वायत्तता देता है, और उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि वो अपने से कोई भी डिसीजन ले सकता है, और वो अगर वो ऑथेंटिक है, एज पर रूल है, तो उनको ये ऑटोनॉमी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन नैरो में नहीं होता है, वहाँ पर रिजिडिटी होती है कि आप अपने से कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सुपरविजन के थ्रू ही जाना होगा। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बताया है और यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द अनऑफिशियल और इनफॉर्मल नेटवर्क of relationship and communication channel that exist within an organization।
अनऑफिशियल और इनफॉर्मल नेटवर्क का जो एक चैनल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है उसे ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दिस इंक्लूड सोशल नेटवर्क, फ्रेंडशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टेब्लिशेस द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अपना फ्रेंडशिप कर लेता है। मान लीजिए यहाँ पे एक मेरा दोस्त है और सेक्शन ए में और सेक्शन बी में भी मेरा दोस्त है। यहाँ पे ए से हमारी दोस्ती है तो हम क्या करेंगे कि मौखिक रूप से ही इनसे सलाह मशवरा जो भी लेना है लेके और काम कर देंगे। तो ये इनफॉर्मल हो गया। ओके, एक तरह से एक सोसाइटी बन जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक समूह बन जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऐसा पैटर्न बन जाता है कि डिसीजन मेकिंग और संचार का वो तरीका बन जाता है, जरिया बन जाता है। उसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो कि आपने डायग्राम के माध्यम से देखा भी है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के जरिए बेटर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, वाइड स्पैन मैनेजमेंट और नैरो स्पैन मैनेजमेंट। वाइड स्पैन मैनेजमेंट फ्लैट होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे चलता है, ठीक है, फ्लैट। और नैरो स्पैन जो होता है वो टॉल स्ट्रक्चर होता है, लंबा वाला, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमने पढ़ लिया है, डायग्राम में भी दिखा हुआ है, देखिए वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को डायग्राम में दिखाया गया है। नैरो में क्या है कि यहाँ पे संख्या कम है, देख रहे हैं ना, और वाइड स्पैन कंट्रोल में क्या है कि इसके पास संख्या अधिक है, कर्मचारियों की, डिपार्टमेंट्स की ये संख्या अधिक है, इसलिए इसको वाइड बोलते हैं। वाइड स्पैन कंट्रोल में या इसको फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, और ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन में नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। कंट्रोल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को नंबर मैनेजर से डिवाइड किया जाता है और जो रिजल्ट आता है वही हमारा कैलकुलेशन है। अब हम लोग आते हैं जॉब एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एंड जॉब इवैल्यूएशन पे। ये आपका टॉपिक है फ्रेंड्स, मैंने बताया भी है कि आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं इस वीडियो को, कि आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है CSIR SO ASO में टॉपिक, उसी टॉपिक्स को हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। जॉब एनालिसिस में हमें पढ़ना है 3 टॉपिक्स को, एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड कंपेंसेशन। आगे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इसको 4 भागों में बांटा गया है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब डिजाइनिंग एंड एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। अब इसको एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। हमने यहाँ बताया है जॉब एनालिसिस को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में हमने एक भाग की चर्चा की, एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको 4 भाग में बांटा गया। अब बात करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, और इसको बांटा गया है 2 भाग में, और वो है पहला करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर हम बात करते हैं मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन की, तो इसको भी बांटा गया है 3 भाग में, और ये 3 भाग हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्राइजल, कंपनसेशन मैनेजमेंट, इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स। हमने देखा एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें हमने 4 पार्ट की बात की थी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब डिजाइन एंड एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इंडक्शन एंड प्लेसमेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पहले टॉपिक की, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। और ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुरू होता है एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के पार्ट के रूप में। चारों पार्ट को हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बहुत बड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन पढ़ के आपको लगेगा कि इतना कौन पढ़ेगा, लेकिन ये नोट्स है, आपको रिवीजन के लिए दिया गया है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि लिखा क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कहा गया है कि HRD के बारे में बोला गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है इसका HRD मुख्य रूप से ऑर्गेनाइजेशन के मानव संसाधन के विकास से संबंधित है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट से संबंधित है, जिसके द्वारा संगठन में मौजूदा मानव संसाधन क्षमताओं का विकास कर ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नई क्षमताओं को प्राप्त किया जाता है। इस डेफिनेशन का मतलब यही है, यहाँ तक आप पढ़िए, यही मतलब है इसका, ठीक है। और यहाँ जो HRD है, HRD कर्मचारियों को उनके नॉलेज, उनके स्किल, उनका जो क्षमता है इत्यादि को बढ़ाने और कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में मदद करता है। यही इसका डेफिनेशन है। ओके, HRD इज बेसिकली कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ओके, और मैंने आपको इसका सार बता दिया। लार्सन एंड टुब्रो वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू सेट अप प्रैक्टिस ऑफ HRD। इंडिया में पहली कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो जिन्होंने HRD को प्रैक्टिसेस के रूप में सेट किया था अपने कंपनी में। ओके, अब
अब हम बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन का। अकॉर्डिंग टू टीवी राव, हु इज फादर ऑफ एचआरडी इन इंडिया, human resource development in the organization context refer to the process whereby the workers are continuously helped in a planned way to। कहने का अर्थ यह है कि भारत में जो मानव संसाधन विकास के जनक हैं टीवी राव, ये टीवी राव भारत में मानव संसाधन विकास के जनक हैं। इनके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में मानव संसाधन विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत श्रमिकों को योजनाबद्ध तरीके से लगातार मदद की जाती है। अब जैसे उसके विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक क्षमताओं को हासिल करना हो, ताकि उनसे वर्तमान और भविष्य में कार्य हेतु उनकी भूमिका अपेक्षित की जा सके। यहाँ पे ये जो दो बात बोली गई है इनके द्वारा, एक तो बोला गया है कि इनके क्षमताओं का विकास किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनके जो एम्प्लॉय होती हैं, ताकि उनसे जो है जो वर्तमान का कार्य है वो तो लिया ही जाएगा, और भविष्य में भी अपेक्षा की जाती है कि मैंने अगर अपने एम्प्लॉय को स्किल्ड कर दिया है तो वो भविष्य में हमारा एसेट्स है और हम इससे फायदा लेंगे। दूसरा ये कहते हैं कि कर्मचारी इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिगत के रूप में अपनी सामान्य क्षमताओं का विकास करे और संगठन के विकास में अपना योगदान दे। ये दो चीजें उन्होंने कहा है। और तीसरा लाइन भी है, डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वेयर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट सब यूनिट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल वेल बीइंग एंड मोटिवेशन। ओके, कहने का अर्थ है कि एचआरडी जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक संगठनात्मक संस्कृति का विकास करती है जहां सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच टीम वर्क इत्यादि रिलेशनशिप बनते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में ये सभी सहयोग करते हैं। कहने का अर्थ यही है। यहाँ कहते हैं टीवी राव, एचआरडी इज यूज्ड एट मैक्रो एंड माइक्रो लेवल। At macro level, it means HRD program developed by central government to improve human resources at country level, whereas micro level it means HRD program by organization to improve the resources within the organization। HRD का उपयोग मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे किया जाता है, ये डेफिनेशन से क्लियर है। मैक्रो लेवल का अर्थ है कि देश स्तर पर मानव संसाधन का विकास केंद्र सरकार द्वारा प्रोग्राम डेवलप करके किया जाता है। ओके, अगर देश स्तर पर कोई डेवलपमेंट किया गया है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए कोई योजना चलाई गई है, तो कहा जाता है कि ये मैक्रो लेवल है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम संचालित किया जाता है तो उसे माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का अर्थ ही होता है सूक्ष्म। मैक्रो का मतलब समझ रहे हैं, वृहद होता है यानी बड़े पैमाने पर, और माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। नाम से ही क्लियर है। तो ये इसका डेफिनेशन है। यहाँ पे और क्लियर बताया गया है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में कि आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से पहले क्या करना है, एनालाइज करना है ऑब्जेक्टिव्स को, इन्वेंटरी करंट ह्यूमन रिसोर्सेज का देखना है, मतलब आपके पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है। फिर फोरकास्ट द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉय, इसका फोरकास्ट भी करना है आपको। फिर एस्टिमेट करना है गैप का, फॉर्मुलेट करना है प्लान, फिर इंप्लीमेंट करना है प्लान को, फिर मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है और फीडबैक करना है। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एलिमेंट्स है 7। ये रखना है कि 7 एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। फ्रेंड्स, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। CSIR SO ESO एग्जाम के लिए ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, इसे जरूर आप देखें। और भी वीडियो हम लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।